चौथी क्लास आपकी है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं बताया था? हाँ तो लिख लीजिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हमने क्या पढ़ा, पहले उसके बारे में पूछ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कौन सा क्षार पाया जाता है? कौन सा डीएनए सामान्यतः हर कोशिकाओं में पाया जाता है? बी डीएनए। ठीक है, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने। ठीक है ना। और डीएनए का द्विकुंडलीय सिद्धांत किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है ना। सभी सूचनाओं को शरीर की इकट्ठा कौन करता है? किसको देता है? गुणसूत्र को। चलिए जी, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर गुणसूत्र को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। जीन को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? कौन क्या 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 नाम है उनका? ठीक है ना जी, बिल्कुल एटीजीसी। ठीक है ना, एडनिन, थायमिन, ठीक है ना, ग्वानिन और साइटोसिन। बहुत बढ़िया। और आज पढ़ते हैं हम आरएनए के बारे में। ठीक है ना, आरएनए। बात सही है, मुझे कोई ऑप्शन दो चार देते मैं बता दूंगा। गुणसूत्र कोई नहीं, सही है, गुणसूत्र सही पूछा आपने। देखिए आनुवंशिकता तो मेंडल साहब हैं। कोई बताएगा? किसी को पता है? हाँ बताइए। हाँ वर्ल्ड एयर। तो क्या ना कि कभी कभार दिमाग में से चढ़ना, मैं कल पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में चढ़ रहा था यार गुण। हाँ मिस हो गया। ठीक है ना, कभी कभार दिमाग में वो नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो चढ़ने वाली बात है। ठीक है, ऐसा कुकुरन यार ऐसी से बैठा था। हाँ तो ऐसे ही कर हुआ, कैसे कर हुआ? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है बबुआ, क्या नाम है? आरएनए। 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 इसमें कोई यस नहीं है ना? नहीं है। आरएनए, इसका फुल फॉर्म पता है आप लोग को? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, तो नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, इस एक प्रकार का क्या है? शर्करा है। क्या बबुआ? राइबोज का मतलब शर्करा ही होता है। ठीक है ना, राइबोज का मतलब क्या है? शर्करा। जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात होगी। ठीक है ना, शर्करा के बारे में। तो अभी इसका समझ लो कि क्या होता है? एक प्रकार का ये शर्करा होता है। शर्करा होता है एक प्रकार का। क्या होता है? शर्करा होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आरएनए के, आरएनए का मुख्य कार्य के बारे में क्या पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है ना, मैं समझा देता हूं उस लाइन को, पहले समझिएगा। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। संश्लेषण में सहायता करना। में सहायता करना इसका क्या है? मुख्य कार्य है। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बारे में मैं पूछूंगा, डीएनए एक कुंडली होता है कि द्विकुंडली होता है? द्विकुंडली होता है। डीएनए की संरचना कुछ ऐसी होती थी ना, कल पढ़ाया था हम लोगों ने, कुछ ऐसी होती है। ठीक है ना, कुछ ऐसी होती है डीएनए की संरचना। लेकिन ध्यान रखना, आरएनए जो होता है ना मेरे भैया, वो एक कुंडली होता है। क्या होता है? एक कुंडली होता है। 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 जो आरएनए होता है क्या है? ये दो कुंडली। डीएनए द्विकुंडली होता है और आरएनए एक कुंडली होता है। और क्या बचा भाई, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, आरएनए के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमने डीएनए में पढ़ा था कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के। वो नाइट्रोजन क्षार कौन कौन थे भैया? आपको पता है? ATGC, ATGC, ATGC। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते थे। कहाँ पर? डीएनए में। इसमें भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं क्षार। ठीक है ना, 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, उसको भी नाम देखना। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। इसकी संरचना कुछ, एक कुंडली होगी तो ऐसी होगी, एक कुंडली संरचना होगी तो ऐसी होगी। इसमें भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं बबुआ। कौन कौन? AUGC, AUGC,
सी। ए का मतलब क्या होता है? वही होता है जो यहाँ पर पढ़े हैं, क्या है? ठीक है ना, एडेनिन यूरेसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर यू का मतलब एडेनिन, 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 यहाँ पर बबुआ हो जाएगा यूरेसिल, क्या हो जाएगा? यूरेसिल। और ग्वानिन, ग्वानिन, और साइटोसिन, साइटोसिन, यहाँ पर हो जाएगा साइटोसिन। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भी 4 प्रकार के, उसमें भी 4 प्रकार के। सवाल लिख रहे हैं तो ध्यान रखना, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। फिर एक सवाल बनता है, क्या हम डीएनए को आरएनए में बदल सकते हैं? तो आपका सवाल होगा हाँ बदल सकते हैं। क्या करेंगे? इस थायमिन को हटाएंगे, इस थायमिन को हटाकर इसके जगह यहाँ पर क्या रख देंगे? यूरेसिल रख देंगे। इस डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है? तो क्या बोलोगे? हाँ बदला जा सकता है। तब क्या करेंगे? इस थायमिन को हटाएंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे? फिर सवाल बनता है, क्या एडेनिन को सॉरी क्या आरएनए को डीएनए में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। क्या करेंगे इसमें? फिर यूरेसिल हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? थायमिन। तो ध्यान रखना, आरएनए को डीएनए में, डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है। किसके परिवर्तन से? यूरेसिल और थायमिन के परिवर्तन से एक दूसरे को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरएनए इतना तक समझ में आया आप लोग को? कैसी संरचना होती है? एक कुंडली होती है, ठीक है ना, आरएनए, ठीक है। अच्छा देखिएगा, डीएनए क्या करता है? डीएनए क्या करता है? एक पीढ़ी के जो गुण होती हैं, जो सूचना होती है, क्या करता है? दूसरी पीढ़ी में डालता है। आरएनए का भी काम कुछ तो कुछ यही ऐसा ही काम है। आरएनए का ऐसा भी काम, लेकिन ध्यान रखना हम में नहीं करता है। ये जो छोटे बिल्कुल जीव होते हैं ना, बिल्कुल छोटे, उन छोटे जीवों में ये क्या करता है? जो बिल्कुल एक कोष की जीव होती है, जो हमें दिखते नहीं है, ऐसे जीवों में, ठीक है ना, सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम कौन करता है? ये आरएनए करता है। वहाँ पर एक काम कौन करता है? आरएनए करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल छोटे जीवों में एक सूचना भेजने का काम करेगा आरएनए, ठीक है। इतना अब इम्पोर्टेंट बात है, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? हटा देते हैं, ठीक है। आज इसको ख़त्म भी करेंगे साथ में। आज हम कोशिका विभाजन भी पढ़ाएंगे, आप लोग को ख़त्म भी करेंगे। अभी हमने पढ़ाया था यहाँ पर, ये प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करता है? संश्लेषण का कोई मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संश्लेषण का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है बनना। क्या होता है? बनना। यहाँ पर कौन सा बन रहा है? प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। यानी प्रोटीन के बनने में सहायता कौन करता है? आरएनए करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है आरएनए। हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में वहाँ पर क्या बन रहा? भोजन बन रहा था। तो यहाँ पर क्या बन रहा? प्रोटीन बन रहा। तो प्रोटीन बनने में सहायता कौन करता है? आरएनए करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं बबुआ? जो आरएनए होते हैं कितने प्रकार के? आरएनए होते हैं 3 प्रकार के। सुनना ध्यान से, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहले आरएनए का नाम है एमआरएनए। क्या? एमआरएनए। वर्ल्ड साहब भी याद हो गए, ठीक है ना। दूसरे का नाम है टीआरएनए, टीआरएनए। अब तीसरे का नाम है आरआरएनए, आरआरएनए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, यहाँ मैंने कहा था प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता, यानी प्रोटीन बनाने के में सहायता करता है कौन? आरएनए करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन प्रोटीन बनाता है? जरा बताइएगा, प्रोटीन कौन बनाता है? कोशिका में प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? मारेंगे दांत ना टूट जाएगा आगे से, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं रेना बताओ? क्या? जीव द्रव्य का काम प्रोटीन बनाना है, हाँ? किसको कहते हैं सीमा? किसको किसको बोल रहे हो? वसा को? अच्छा जी, बताओ सुनीता किसको कहते हैं? पीछे सुनीता। राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो पढ़ लिया करो, अभी कल परसों में पढ़ाए हैं। जब तुम लोग भूल रही हो ना, उसका बहुत बुरा असर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखना, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब सुनना, एक बात और सुन लेना, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये किसके निर्माण में सहायता करता है? प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है ना, प्रोटीन के निर्माण में। एक सवाल ध्यान सुनिएगा,
प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? प्रोटीन की छोटी इकाई को दिख रहा है ना यहाँ पर, प्रोटीन के छोटी इकाई को क्या कहते हैं भाई? छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना, एमिनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल बोलते हैं। प्रोटीन की छोटी इकाई को एमिनो अम्ल बोलते हैं। आप लोगों को पता है ना, 20 एमिनो अम्ल बनकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पता ही होगा, बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हो तो, ठीक है। नहीं भी रहे हो तो कंपटीशन क्षेत्र में हो तो पता होना ही चाहिए, ध्यान रखना। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या करता है? 20 अमीनो अम्ल बनकर, 20 अमीनो अम्ल बनकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। 20 एमिनो अम्ल बनेगा तो कितने प्रोटीन का निर्माण करेगा? एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। और आपको पता है ना, 20 प्रकार का एमिनो एसिड चाहिए किसके लिए? एक प्रोटीन के लिए। और आपको बताएं आपको कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है। जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो होता है हमारा शरीर खुद बना लेता है, ठीक है ना। यानी 20 में से, इस 20 में से 10 क्या कर लेता है हमारा शरीर? 10 एमिनो एसिड क्या करता है? एमिनो एसिड खुद बना लेता है, एमिनो एसिड, ठीक है। और 10 एमिनो एसिड क्या होता है? हमें मिलता है किससे? खाद्य पदार्थ से, खाद्य पदार्थ से, ठीक है ना। तो जो हमारे शरीर में इकट्ठा है, जो एमिनो एसिड हमारे शरीर में इकट्ठा है, ठीक है ना, उसको हमें किसी बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें उसको हम किसी बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? अनावश्यक, अनावश्यक, इसको क्या बोलते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल, एक मतलब अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और यहाँ पे क्या है? इसको हमें खाने से लेनी पड़ती है ना, खानों के माध्यम से। तो क्या बोलेंगे इसको? आवश्यक अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड की हमें क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 हमारा शरीर खुद बना लेता है और 10 हम क्या चाहिए? वो भोज्य पदार्थों से हमें वो प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 20। अब सुनना मेरे भैया, 10 तो हमारा शरीर खुद बना रहा है और 10 खाद्य पदार्थ से मिल रहा है। अब देखिए, आप पढ़ते हैं आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है ना। mRNA, tRNA और mRNA। आप देखिएगा, मुझे बताइए आप, हम लोग जब खाते हैं तो हमें हमारे खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं तो हमें सभी प्रकार का एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, सभी प्रकार का एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन सभी प्रकार के एमिनो एसिड की शरीर को आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कितने की आवश्यकता है? 10 की। सिर्फ कितनी की आवश्यकता है? 10 की आवश्यकता है। तो वो होता क्या है, मान लीजिए हमने खाना खूब खाना खा लिया और एमिनो एसिड क्या हुआ? एमिनो एसिड देखिए, मान लेते हैं कोशिका में सब कुछ हो रहा है, तो मान लेते हैं मान लीजिए सभी प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर क्या हुए? चले गए। तो उसको छांटने का काम कौन करेगा? कि भैया ये मान लीजिए, अच्छा आप लोग देखो, दौड़ होती है ना, तो जो बच्चे क्या करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, या आर्मी की जो दौड़ होती है तो उसमें खड़ा होता है चेक करने के लिए। जो दौड़ पार कर लेता है उसको अंदर भेज देता है, जो नहीं पार कर पाता उनको, यानी जिसकी आवश्यकता होती है उसको अंदर और जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको बाहर कर देता। उसी तरह आरएनए में भी एक आरएनए ऐसा होता है जो प्रोटीन, जो एमिनो एसिड को छांटने का काम करता है कि कौन से एमिनो एसिड की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमें 20 प्रकार के चाहिए, 10 को तो जरूरत नहीं है, 10 हमें चाहिए। तो ऐसे दुआरिया पर बैठा रहेगा, टुकुर टुकुर देखेगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी जरूरत है, अंदर आ जाओ। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक एमिनो एसिड ऐसा होता है, एक आरएनए ऐसा होता है जो क्या करता है? एमिनो एसिड को छांटने का काम करता है। अगर जिसकी आवश्यकता होगी उसको रख लेगा, जिसकी आवश्यकता नहीं होगी उसको बाहर भेज देगा। तो उस आरएनए का नाम क्या है?
mRNA, ठीक है ना। ये क्या करता है, एमिनो एसिड को छांटने का काम करता है, एमिनो एसिड को छांटने का कार्य करता है, छांटने का कार्य करेगा, एमिनो एसिड को छांटने का कार्य करेगा। कौन करेगा भैया, mRNA करेगा, एमिनो एसिड को छांटने का काम करेगा। कितने एमिनो एसिड को छांटेगा, सिर्फ 10, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है, 10 चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो एसिड होने चाहिए, 20, 10 तो हैं, 10 बाहर से चाहिए, टोटल चाहिए 20। अब देखो मुझे एक चीज़ बताना, इसका काम क्या है, छांटने वाला, क्या है, छांटने वाला। अगर मान लीजिए प्रोटीन तो यहाँ पर बन रही है, प्रोटीन जाकर लास्ट में बनेगी, ध्यान रखना, प्रोटीन तो यहाँ पर जाकर बनेगी। अगर ये छांट लिया और इसको देने चला गया तो बिचौवा में फालतू चीज़ फिर आ जाएंगे, अंदर वहाँ जाएंगे, तो जाता नहीं है। ये क्या करता है, अपने पोजीशन से हटता नहीं है, घर में से किसी को बुला लेता है, सुन यहाँ सुन, ठीक है ना, ऐसा करके बुला लेता है वो। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है, मैसेज देता है, क्या करता है, मैसेज देगा कि भैया तुम आ जाओ जल्दी से, इसको ले जाओ, छांटे हैं ना, इसको ले जाओ, हम दूसरा छांटते हैं, तब तक तुम अपना काम करते रहो। तो ध्यान रखना, तो एम का मतलब होता है मैसेंजर, क्या होता है, मैसेंजर। एम का मतलब होता है बबुआ मैसेंजर होता है, क्या होता है, मैसेंजर। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, संदेशवाहक आरएनए, ठीक है ना, संदेशवाहक आरएनए। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे संदेशवाहक। यानी mRNA मतलब क्या करेगा, छाटेगा और क्या करेगा, संदेशा देगा, भैया तुम आ जाओ जल्दी से, ले जाओ, उठाकर ले जाओ। तो mRNA होता है, ठीक है ना, जो एमिनो एसिड को छाटने का काम करता है। अब टी का काम क्या है, अब टी घरों में से दौड़ते दौड़ते आएगा, तो जो छाटा रहता है ना, इसको उठाकर कहाँ ले जाएगा, यहाँ के पास लेगा। तो टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर, क्या होता है, वो ट्रांसफर करेगा, जितने यहाँ पर एमिनो एसिड लिया था, बना था, छाटा था, उसको ले जाएगा, ये टीआरएनए उसको उठाकर कहाँ ले जाएगा, आरएनए के पास लेगा। तो टी का मतलब होता है ट्रांसफर, क्या होता है, ट्रांसफर, यानी यहाँ के जो छाटा था आरएनए उसको उठा कर ले जाएगा, आरएनए के पास ले जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, आप आर का मतलब पता है आप लोग को, राइबोसोम होता है। आपका आर का मतलब क्या है, अब प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। तो ये छांट के ले जाएगा किसके पास, आर के पास, और आर का काम होता है राइबोसोम, सॉरी, प्रोटीन बनाना। आर का काम क्या होता है, आर का मतलब राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं बबुआ, ठीक है ना। यहाँ पे होगा राइबोसोम, इसका मतलब होगा आर का राइबोसोम होगा, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होगा, क्लियर हुआ टॉपिक, आरएनए समझ में आ गया, ठीक है ना, डीएनए समझ में आया, और कहीं दिक्कत तो बताइए, ठीक है। और आप लोगों को कहीं थोड़ा सा पीड़ा हो तो बताइए, कहीं पीड़ा हो तो बताइए। नहीं, हम वो नहीं करेंगे हम काम, ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आपकी गलती है, लेट आ रही है तो आपकी गलती है। ये कहीं अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो हमने डीएनए खत्म कर दिया और आरएनए खत्म कर दिया, ठीक है। डीएनए खत्म किया, आरएनए खत्म किया, आप खत्म करते हैं सेल डिवीजन, ठीक है ना, कोशिका विभाजन, ठीक है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। सेल डिवीजन, क्योंकि समय बड़ा कम है तो रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल है। हम करवाएंगे लास्ट में रिवीजन, 10 दिन पहले छोड़ेंगे आपको, 10 दिन छोड़ेंगे नहीं, 10 दिन रिवीजन करवाएंगे आपको, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ी है पहले से, ठीक है। आप सुनना ध्यान से भैया, आप पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, ठीक है ना, सुन लेना, बस 10 मिनट का काम है। उसके बाद आपका एक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक कोशिका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम, जैसे प्लांट किंगडम खत्म होगा, एनिमल किंगडम, बस वो बायोलॉजी खत्म आपकी। फिर पोस्टर पढ़ा के बाहर आगे आएंगे, ज्योग्राफी पा जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ आपको बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जो चीज़ें की जरूरत थी वहीं आपको पढ़ाई जाएगी सारी चीज़, क्योंकि बायोलॉजी को बहुत बड़ा सेक्शन है बायोलॉजी का, तो आपको सारी चीज़ बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आप बात करते हैं भैया सेल कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ये तो हम पढ़ा भी चुके हैं ना कोशिका विभाजन, जी बिल्कुल बताया थे, तो सुन लीजिए ध्यान से। सेल डिवीजन, अब चलिए मुझे बताइए, एक चीज़ बताइएगा, मुश्किल से अपना खत्म हो जाएगा, टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। चलिए मुझे बताइएगा आप लोग, कोशिका विभाजन क्या होता है, आरती तुम ही बताओ जी। बायोलॉजी नहीं आता, मैथ भी नहीं आता, अच्छी बात है, बताओ सुनीता क्या होता है कोशिका विभाजन। आप क्या बताएंगे, कुछ कहेंगे आप? वही जो आप अपना एग्जांपल दे रहे हैं।
नहीं वो ठीक है, अपने कुछ आपको उससे मैंने एग्जांपल तो दे रहा था, लेकिन आपके अंदर बात कुछ की नहीं कि हाँ इसका मतलब यही एक्चुअली में है, कोशिका विभाजन मतलब क्या है, ठीक है ना। बताओ भाई रीना, बताओ क्या होता है कोशिका विभाजन। बिल्कुल ठीक है ना, जब एक कोशिका से टूटकर बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन कहेंगे। नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना, कोशिका के विभाजन होगा। जब एक कोशिका टूटकर अन्य सारी कोशिकाएं बना लेंगे उसको क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। ध्यान रखना 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, 3 प्रकार से, ठीक है ना, 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। पहला ध्यान रखिएगा भैया, पहला का नाम है असूत्री विभाजन। क्या होता है, असूत्री विभाजन, ठीक है ना, असूत्री विभाजन, ठीक है ना, असूत्री। दूसरा क्या भैया, समसूत्री विभाजन। क्या होता है बबुआ, समसूत्री विभाजन, समसूत्री। तीसरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। असूत्री, समसूत्री, इंग्लिश में शायद दिक्कत है मेरे, ठीक है ना, मैटोसिस, मुझे शायद दिक्कत है इंग्लिश में, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ इसको मियोसिस बोलते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं, एक ए माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब मुझे इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आएगी, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। क्या पहला असूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन का अर्थ समझते हो ना, कोशिकाओं जब टूट कर अन्य सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं तो क्या होता है भैया, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना। तो असूत्री विभाजन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो इस सब में नहीं होगा, असूत्री विभाजन सब में नहीं होगा, ठीक है ना। असूत्री विभाजन उसमें होगा, किसमें होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। जैसे हमारे अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्यों हमारे अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक। हमारे अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक। तो जिनको हम अपनी आंखों से पूरा देख लेते हैं उसमें कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक। तो आप लोग को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उस पेड़ पौधों को देख सकते हैं कि नहीं, और कौवा को देख सकते हैं कि नहीं, और उस मक्खी उड़ रही है उसको देख सकते हैं कि नहीं। तो जिसको हम देख लें उसको कौन सी कोशिका, और जिसको नहीं देख सकते हैं उसको, अच्छा राइबोसोम भी पाया जाता है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S कि 80S। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S कि 80S, 80S, वो डेवलप होती हैं। और अप्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, 70S। तो पढ़ो आप लोग, ठीक है ना। असूत्री किस में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों में, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। अब सुना ध्यान से, मान लेते हैं एक कोशिका जीव है, क्योंकि उसमें एक इसके जीव मैक्सिमम आते हैं, ठीक है ना, और भी 1-2 बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक कोशिका जीव है, मान लेते हैं एक कोशिकीय जीव है, उसमें कैसे विभाजन होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक बड़ा से कोई कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कोई बड़ी कोशिका है, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, वो थोड़ा सा फूलेगी, क्या होगा, थोड़ा सा फूलती है, फूलेगी, थोड़ा हल्का से फूलेगी, ये फूलेगी, ठीक है। अब फूलने के बाद कैसी होती है बताइए आप लोग को, ऐसी होती है जैसे आप लोग रोटी बनाते समय करते हो, ठीक है, ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है बबुआ, ये कुछ ऐसी करके होती है, ठीक है, ऐसी होती है जैसे रोटी बनाते समय आप लोग करते हो, ले को ऐसे करके फिर रोटी निकाल के फिर एक रोटी से 2 रोटी, 2 रोटी से 4 रोटी, ठीक है ना। ध्यान रखना कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होती है, टूट कर अलग हो जाती है। लास्ट में क्या होगी, टूट कर आपकी अलग हो जाती है, अब फिर डेवलप होकर इसी तरह हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना असूत्री विभाजन में क्या होता है, असूत्री विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ध्यान रखना सबसे सरल तरीके से कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे सरल तरीके से, ध्यान रखना इसमें होता है, सबसे सरल तरीके से होता है, बहुत तरीके से, सबसे सरल तरीके से होता है। आप लोग को बताएं एक बात, जो यूकैरियोटिक कोशिका वाला होता है, जैसे वायरस ले लो, विषाणु ले लो, सॉरी जीवाणु ले लो, ठीक है ना, अमीबा ले लो, तो जो एक यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं ना, अपनी वृद्धि बहुत तेजी से करते हैं, अपनी वृद्धि बहुत तेजी से करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, सबसे तेजी से होता है। अच्छा तो एक कोरोना का वायरस चला गया अंदर और तुरंत अपने जैसे हजारों प्रजातियां तुरंत बना देता है, अभी शरीर में गया ही नहीं कि हजारों जैसे प्रजातियां तुरंत बना दिया। इसका मतलब एक कोशिका विभाजन ये तेजी से करें, 1 जीव से 2 जीव, 2 से
8 ऐसे करके वो अपना काम करते जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसमें कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है। अगर यही पूछूंगा कि यूकैरियोटिक में कोशिकाओं वाले जीव में क्या कोशिका विभाजन आसानी से होता है, तो बोलोगे सर नहीं होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, स्लो होता है, इसकी अपेक्षा स्लो होता है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं वो शोषण कहाँ से करते हैं, जीव द्रव्य से करते हैं, और यूकैरियोटिक वाले कोशिका कहाँ से करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण मैंने बताया था ना, पावर हाउस। चलिए जी आगे आते हैं, ये काम खत्म होता है, ठीक है ना। सबसे सिंपल तरीके से असूत्री किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, ठीक है ना। आगे आते हैं भाई प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आगे भाई समसूत्री विभाजन। आप देखिएगा समसूत्री विभाजन क्या होता है। पहली बात तो किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है भाई, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे क्या कोशिकाएं हैं, हम लोग कैसे वाले हैं, यूकैरियोटिक वाले हैं, ठीक है ना, हम लोग यूकैरियोटिक वाले हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर नाम क्या है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, यानी कोशिकाओं का विभाजन होगा लेकिन समान अनुपात में होगा। विभाजन तो उसी तरह होगा, पहले जैसा होगा लेकिन समान अनुपात में होगा। बाय द वे जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं तो छोटे से बड़े हो कितना बड़ा हो गया हम लोग, तो बाय द वे 2 हाथ है, ये हाथ कैसे बड़ा होगा, सब में कोशिका विभाजन हुआ होगा, इतना हाथ से इतना बड़ा हाथ हो गया, इतना बड़ा हाथ से इतना बड़ा हाथ हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बाय द वे मान लीजिए कि छोटे थे तो कोशिका विभाजन यहाँ पर शुरू हो गया, यहाँ पर कम कोशिका, यहाँ पर 20 कोशिका बनी, यहाँ पर 200 कोशिका बनी, एक हाथ इतना रह गया, एक हाथ इतना पहुँच गया। ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता। तो ध्यान रखना कोशिकाओं को समान रूप से विभाजित करता है, ठीक है ना, कौन करता है, इस किसके द्वारा होता है, समसूत्री, इसके द्वारा हमारी शारीरिक वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका पैर छोटा एक बड़ा हो जाता, नहीं होता ना, ध्यान रखना। तो इसी की कोशिका, इसी समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, हमारे कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिससे हमारे शारीरिक क्या होती है, हमारे शरीर के बीच, हमारे शरीर के अंगों के बीच एक संतुलन उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, समसूत्री। ध्यान रखना हमारे शरीर के जो विकास होता है ना, 99% जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है, 99% कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा, इसके द्वारा होता है, इसके द्वारा, समसूत्री के द्वारा होता है, ठीक है ना। 99% हमारे जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है, समसूत्री के द्वारा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर चोट लग गई है, ठीक है ना, यहाँ पर चोट लग गई है, अब यहाँ पर देखा लाइसोसोम देखा, क्योंकि आतंकवादी है लाइसोसोम ना, देखा किसको आर्डर दिया था, सेंट्रोसोम को, कहा भाई देखो उसकी 100 कोशिका खत्म हो चुकी है, उसको जल्दी से भरो, उसकी जल्दी से भरो। लाइसोसोम पगला गया, 200 कोशिका बना देगा तो फूल ना जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल नहीं, 12वां कौन सा कैंसर होगा, काट के निकाल दो, ठीक है। तो ये चाहिए 10 कोशिका, बना दिया 200 कोशिका, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 10 कोशिका चाहिए तो 10 कोशिका बनाएगा ना, ताकि कुछ समय के बाद हमारा हाथ ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं कि कभी निकल जाता है, चोट लगने वाले काट दो यहाँ पर, फिर यहाँ पर सही हो जाता है। या आप डॉक्टर ऑपरेशन से भी करते हैं तो यहाँ पर काटते हैं ना, काटते हैं, अक्सर महिलाओं में होता है, पेट उनका कटता है तो बाद में वो सही हो जाता है ना अपने आप। तो ध्यान रखना, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, उतना जितना उनका नुकसान कोशिकाओं को हुआ होता है उतना क्या करती हैं, उसको कवर अप कर देती हैं, तब उतना कोशिका बनाती है ना, जितना जिस अनुपात में उनको चाहिए, तो जिस अनुपात में चाहिए उतना कोशिका बनाती है। मतलब कौन सी विभाजन होगा, समसूत्री। तो 99% जो इंसानों में जो कोशिका विभाजन होता है कौन होता है, इसका क्या काम है, ये कहाँ होता है, इसका क्या काम है भैया, जरा बताओ जल्दी से, टाइम भी खत्म हो रहा है, इसको खत्म करते हैं। हाँ बताइए जल्दी से। चलिए हम बात करते हैं, हाँ अभी, हाँ वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक आ गया, ठीक है ना, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है, वो अलग से, हालांकि वो पढ़ना नहीं है आप लोग को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बात सुनना ध्यान से, अर्धसूत्री हो गया आपका, एक लास्ट बचा आपका, इसको खत्म करते हैं। अब देखिए एक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, ध्यान रखना, ये जनन में होता है, कहाँ होता है, जनन में होता है, जनन में होता है, कहाँ होता है, जनन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मान लीजिए एक मेल है, क्या है, ये मेल है, मेल का स्पर्म क्या बोलते हैं भाई, शुक्राणु, ये है मेल का स्पर्म है, और फीमेल का क्या है, अंडाणु, ये अंडाणु जी। जनन जिस क्रिया द्वारा हम लोग धरती पर आए हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंडाणु, समझ में आ गया ना। चलिए आगे आते हैं।
आप सुना मेरे भाई, शुक्राणु, शुक्राणु भी एक कोशिका है, मैंने बताया था आप लोग को, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। अंडाणु क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, यानी एक कोशिका है। तो कोशिका में सारी चीज़ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है ना, लाइसोसोम होगा, राइजोसोम होगा, ER होगा, सारी चीज़ होंगे उसमें, ठीक है ना। यानी गुणसूत्र भी होगा उसमें। कितना जोड़ा गुणसूत्र होगा उसमें? 46 जोड़ा सूत्र होगा ना। तो याद रखना 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा इसमें। तो यहाँ पर 44 + 44 XY क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फीमेल है तो 44 + 44 X होता है। इस 44 को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। इसका क्या मतलब होता है भाई, जरा था ना, यानी इस 44 गुण जैसा इंसानों में गुण होगा वैसा औरतों में होगा। यानी जिस तरह मेल में 44 गुणसूत्र होंगे उसी तरह, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिस तरह जो शारीरिक गुण होता है इंसान महिला का, उसी तरह पुरुष का भी होता है। तो 44 क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक बनावट किसकी वजह से होती है? इस 44 यानी समजात गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। इसको बोलते हैं ऑटोसोम। जो शारीरिक बनावट हमारी होती है, शारीरिक बनावट होती है किसकी वजह से होती है? इस 44 गुणसूत्र की वजह से होती है। दो क्या होते हैं? उसको आलोसोम बोलते हैं, या बोल सकते हैं लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जो आपके लिंग का निर्धारण करते हैं, आप मेल होंगे कि फीमेल होंगे, ठीक है ना। दो को आप आलोसोम बोल सकते हैं, आलोसोम, या बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाँ, आप सुना ध्यान से, आलोसोम बोलेंगे या लैंगिक बोल सकते हैं। आप मेरी बात सुनना, ये तो मैं बता चुका हूँ, लड़का होगा लड़की मेरे क्लास में हो चुका है सब, ठीक है। कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हो ना, सुना ध्यान से। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर एक इंसान का शुक्राणु है उसमें भी 44 है, यानी कुल मिला के कितने हैं? 46 हैं। यहाँ पर भी कितना है? 46 है। तो जो उसका बच्चा जाएगा तो उसमें कितना गुणसूत्र जाएगा? 46 कितना? 92। यानी सारी सूचना कौन रखता है? DNA। एक शुक्राणु में DNA होगा, और DNA सूचना रखेगा कि उसके 2 आँख है, एक नाक है, 2 कान, ऐसा रखता है सूचना ना। तो मेरे भैया ध्यान रखना, 2 आँखियाँ इसका, 2 आँखियाँ इसका, सारे गुणसूत्र है ना। कुल मिला के कितना गुणसूत्र हो गया? जो उसका बच्चा पैदा होगा कितना गुणसूत्र होगा? 92। अब बताओ, 2 आँखियाँ इधर टुकुर टुकुर ताकेगा, 2 आँखियाँ पिछवा लगा होगा, पिछवा ताकेगा, ठीक है ना। 2 हथवा नहीं होगा, 4 हथवा वाला हो जाएगा, फिर 2 पैर नहीं 4 पैरों वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सुना ध्यान से। तो ऐसे में जो जनन होता है ना, वहाँ पर कौन सा अर्धसूत्री विभाजन लागू होता नहीं, ऐसा होगा तो बच्चा कुरीति उत्पन्न हो जाएगा ना उसमें। अब 4 हाथ वाला पैर हो, 4 हाथ वाला है, 2 महिला का 2 फीमेल का चलेगा, इंसान है कहाँ से? 4 पैर वाला है, ठीक है ना। 8 गड़वा लोग उसको बोलेंगे। तो ध्यान रखना, भगवान ने अच्छा काम किया कि इसका आधा लिया, किसका? इसका आधा लिया कितना? 22, और इसका आधा लिया कितना? 22, और इसमें से मान लेते, इसमें से मान लेते x निकल गया, और इसमें से मान लेते इसमें से x तो है ही। तो 22 44, और 44 2, जो नया संतान होगा कहाँ बनेगा? 46 गुणसूत्र वाला बनेगा। तो ध्यान रखना है, तो शैतान बन जाएगा भाई, वो तो उड़ने लगेगा फिर वो 8 अगर 92 गुणसूत्र वाला होगा तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो जनन में होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अभी बात इसकी हो गई, ठीक है। बात कंफर्म हो समझ में आप लोग को? क्यों होता है? अगर ना होगा तो क्या होगा? आप लोगों को पता ना होगा तो क्या होगा? ठीक, उड़ने लगेगा भाई पैदा होते हुए, कहीं अगर राक्षस पैदा हो गया, 4 हाथ है, 4 गोड़ है, ठीक है ना। आगे आते हैं भाई, एक चीज और पढ़ लीजिएगा, एक इंसान में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। गुणसूत्रों का बढ़ना घटना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है ना। गुणसूत्रों का बढ़ना घटना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। गुणसूत्रों का घटना बढ़ना कहलाता है सिंड्रोम। अगर 46 से ऊपर हो गया तब भी सिंड्रोम, और कम हो गया तब भी सिंड्रोम ही होता है। ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं 46 से कम सिंड्रोम हो गया, यानी 45 हो गया, गुणसूत्र कितना हो गया भैया? गुणसूत्र मान लेते हैं कि 45 हो गया, कितना हो गया? 45। तो ध्यान रखना, जब 45 गुणसूत्र हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये सिर्फ महिलाओं में होता है, सिर्फ महिलाओं में होता है, महिला में होता है, ठीक है ना। अब देखना, इससे रोग कौन होगा? इससे बांझपन आ जाता है, ठीक है ना। बांझपन आ जाता है जी। बात करेंगे पटाव को भी बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं 46 है ना, एक ज़्यादा हो गया तो कितना गुणसूत्र होगा? 47। जब इंसानों में 47 गुणसूत्र हो जाए तो ध्यान रखना, वो गुणसूत्र का नाम है क्लिनीफिल्टर।
क्लीनीफेल्टर, ठीक है। ये सिर्फ पुरुषों में होता है, सिर्फ पुरुष में होगा, सिर्फ पुरुष में होगा, सिर्फ ये पुरुष में होगा। ऐसे रोग, जैसे रोग कौन हो जाएगा नपुंसकता, नपुंसकता। अभी सुबह पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा बोल रहा है, अरे भगवान हमको ना हो जाए रोग भाई। तो चलिए आगे आते हैं। अगर गुणसूत्र मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक गुणसूत्र फिर बढ़ गया 47, तो एक सिंड्रोम और हो जाता है जिसको बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। शायद पटाऊ ही बोला जाता होगा, ठीक है ना, पटाऊ। हालांकि सब इंग्लिश में ही नाम है। देखिए टर्नर, क्लीनीफेल्टर, पटाऊ में भी वहाँ पर भी इंग्लिश ही हो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि ऊपर के जो ओष्ठ होते हैं ना, ओठ, वो कट जाते हैं। वो लोगों ने देखा होगा ना, जो ऊपरी ओठ होते हैं ना, वो कट जाते हैं पटाऊ सिंड्रोम में, ठीक है ना। एक बच्चा मैं पढ़ा रहा था सुबह, तो बोला सर इसमें कौन सा गुणसूत्र, कौन से जोड़े वाला गुणसूत्र प्रभावित होता है? 23 जोड़े होते हैं ना, 23 जोड़े, 13वां जोड़ा में। मैंने कहा हाँ यार देखो, कभी कभार पढ़ाते समय कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि मैंने पढ़ा था, दे दिया जवाब उसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो पटाऊ सिंड्रोम इसमें क्या होता है? ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी ओष्ठ क्या होता है? ऊपरी होठ, जो भी बोलो आप लोग, कट जाता, कटा रहता है, ठीक है ना, कटा रहता है, ठीक है। ये दोनों में होता है, ये मेल फीमेल दोनों में होता है, ये मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों में। अब यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बात नहीं है। क्या? हाँ, नहीं दोनों में होता है। पटाऊ सिंड्रोम महिला को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो एक चीज होता है, 47 गुणसूत्र होता है, एक सिंड्रोम और तो है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है ना। इसमें क्या ना, अजीब के लोग हो जाते हैं, नहीं होते, कुछ लोगों का पिठिया ऐसे निकला रहता है, कुछ लोग का ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो उनको शारीरिक बनावट में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है शारीरिक बनावट में, ठीक है ना। उनके शारीरिक बनावट में, अच्छा इसको लिख सकते हो, 13वां जोड़ा प्रभावित होता है, 13वां जोड़ा गुणसूत्र प्रभावित होता है। 13वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में ध्यान किया, डाउन सिंड्रोम में होता है कि इसमें शारीरिक बनावट परिवर्तन आ जाता है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, बनावट में परिवर्तन। नहीं, यहाँ पर कुपोषण नहीं, कुपोषण तो हमने इस धरती पाकर अर्जित किया है ना, ठीक है ना। ये हाँ, ये अपने माता पिता के गुणसूत्रों के हाँ इनबैलेंस की वजह से वो बच्चे में आ गया है, ठीक है ना। 13वां गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसलिए पटाऊ सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, तो 13वां जोड़ा गुणसूत्र प्रभावित होता है, ठीक है। एक पॉइंट और समझ लेते हैं, समझिएगा। अच्छा एक रोग होता है क्या? वर्णाधानता, क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, उसको भी समझ लो। बस काम खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया मेरा, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं भाई लास्ट में। अच्छा अभी पढ़ा था ना, कितने जोड़े थे? 46 जोड़े, जिसमें 44 प्लस XY था, और यहाँ पर 44 प्लस XX था। ध्यान रखिएगा, जब कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, तो इंसानों मानव का X गुणसूत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। X वाला गुणसूत्र क्या होता है? X वाला गुणसूत्र प्रभावित होता है, ठीक है, X वाला गुणसूत्र। तो बाय द वे मान लीजिए कि मान लेते हैं X वाला गुणसूत्र प्रभावित हो गया है, इंसान का मान लेते हैं X वाला गुणसूत्र प्रभावित हो गया है, तो मान लेते ये आनुवंशिक रोग है, ध्यान रखना। इसमें लोग होते हैं ना, लाल को हरा, हरा को लाल समझने लगते हैं, ठीक है ना, ऐसा मैटर आता है, ध्यान रखना। ऐसे लोगों को किसी में सिलेक्शन नहीं किया जाता है। तो 1 मिनट में सुन लीजिएगा, काम खत्म करते हैं, सुनना ध्यान से, 1 मिनट सुनिए। अगर मान लेते इसका X निकल गया और इसका X आ गया, इसमें क्या था? कलर ब्लाइंडनेस था, वर्णाधानता था, ठीक है ना। तो आप जब नया बच्ची पैदा होगी, उसमें भी ये रोग आ जाएगा, इसमें भी वो रोग आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाई द वे मान लेते हैं सुनिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं X में, लड़की में, सुना ध्यान से, अगर मान लेते हैं लड़की में X, इस रोग से कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? X वाला। तो मान लेते हैं ये दोनों गुणसूत्र, X वाला प्रभावित होगा तो दोनों होगा ना। तो मान लेते हैं भैया, इससे अगर XX बना, तभी जो बच्चा पैदा होगा उसमें रोग होगा कलर ब्लाइंडनेस का। अगर मान लेते हैं लड़का भी बना, तो उसमें कौन रोग होगा? क्योंकि ये वाला आएगा फिर से इसमें, ठीक है ना, ये आपका रोग उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लड़कियों से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो उसके बच्चा हो क्या हो?
वर्ड क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, कलर ब्लाइंडनेस की शिकार हो जाए। इंग्लिश में थोड़ा बोलने में हिंदी मुझे जुबान फंसने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर एक्स वाला होगा, देखिए यहाँ पर एक्स वाला होगा तभी क्या होगा, तभी यहाँ पर ये रोग उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर पुरुषों में गुणसूत्र, अगर पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस आता है तो सिर्फ महिलाओं को जैसे आता है, सिर्फ महिलाओं। अब लोगों सर कैसे, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिएगा, पुरुष वाई है, यहाँ पर वाई है, क्योंकि आपको पता है ना वाई गुणसूत्र प्रभावित नहीं होता है, कौन होता है, एक्स वाला। अगर पुरुष यहाँ पर बनता है तो वाई यहाँ से निकलेगा एक्स। तो इसी एक कंडीशन में पुरुष क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है, और कोई नहीं। अगर पुरुष को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वो उसका गुण वो अपने माता से अर्जित किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। बात समझ में आएगी आप लोग को, क्लियर है ना, चलो रहने।